होमोलोगस सीरीज, अब होमोलोगस वर्ड से क्या समझ आ रहा है? मतलब होमो मतलब सेम जैसे चल रहे होंगे, और हेट्रो मतलब अलग अलग। तो होमो मतलब सेम ही कंपाउंड्स के सीरीज जो बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज। Chains of different length are formed by joining the carbon atoms of each other. अब बहुत सारे अलग अलग लेंथ के चेन बनते हैं, मतलब या तो वो दो कार्बन एटम का चेन हो सकता है, या तो तीन कार्बन एटम का, या तो चार कार्बन एटम का। मतलब उसका लेंथ सिर्फ चेंज होगा, पर जो कंपाउंड होगा, हमारा जो एटम होगा ना, वो कार्बन ही होगा। कार्बन के ही उससे हम जो भी कंपाउंड बना रहे हैं। Moreover, you have also seen that a functional group can take place of hydrogen atom on these chains. अब जो बोला इन्होंने कि भाई कार्बन के साथ ना फंक्शनल ग्रुप अभी के लिए तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन के साथ चेन बनाता रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन एटम। अब हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ चेन बनाते जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बहुत ज्यादा लंबा चेन बनते जा रहा है, अलग अलग कंपाउंड हमने लिए, अलग अलग इसके साथ साथ अलग अलग टाइप का चेन बनते जा रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया कि भाई एक को हमने OH जो हमारा अल्कोहल ग्रुप था ना, उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ एक चेन बनाने की कोशिश की। तो यहाँ हमारा बना CH3 के साथ बनाया तो CH3OH, देन हमने एक और कार्बन एटम उसमें ऐड कर दिया CH3CH2OH, देन हमने फिर एक और कार्बन उसमें ऐड किया CH3CH2CH2OH, एक और ऐड किया CH3CH2CH2CH2OH। मतलब जितना हम कार्बन एटम्स ऐड करते जाएंगे उतना उसका लेंथ बढ़ते जाएगा। The series of compounds formed by joining the same functional group in the place of a hydrogen carbon sequentially increasing length is homologous। अब ये जो सीरीज था कि भाई हमने एक ही कार्बन एटम को ऐड कर करके ये लंबा सा चेन बनाया, इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट, अब होमोलोगस सीरीज उन्होंने भी एक होमोलोगस सीरीज बना के एक टेबल फॉर्म में दिया है। होमोलोगस ऑफ एल्केन्स, ANE, सैचुरेटेड है हमारा ANE। नेक्स्ट, तो मीथेन में क्या हुआ CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। मतलब क्या किया इन्होंने, सिर्फ एक CH2 ही तो ऐड कर रहे हैं हर ग्रुप में, CH2 ऐड कर करके इतना लंबा सा चेन बन गया। अब अल्कोहल्स के साथ भी इन्होंने किया CH3OH, CH2, CH3, 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 मतलब ऐड कर करके इन्होंने सिर्फ एक चेन ही तो बनाया है। नेक्स्ट, अल्कीन्स के साथ ENE, हमारा डबल बॉन्ड्स जो था उसके साथ बना तो CH2, उनमें भी वही सेम कर रहे हैं, एक CH3 ऐड कर रहे हैं, CHC, एक इन शॉर्ट एक कार्बन कंपाउंड ऐड कर करके हमने एक चेन बनाया। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? मतलब कि हम किसी भी चीज को एक नेमिंग दे रहे हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि कोरोना का नाम क्या है, सार्स कोविड 2, वो किस पे पड़ा? सार्स एक ऑलरेडी एक ऐसी थी जो वायरस थी, एक वैसी एक और वायरस थी जो कोरोना से ही रिलेटेड थी, जिसका नाम था सार्स। तो इसीलिए कोरोना को भी उसी की फैमिली में डाला, सार्स की फैमिली में। तो ये जो सिस्टम होता है ना, इसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो अब केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर होता है, IUPAC सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इन्होंने जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जो ये है, इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम रखा सबके सामने और सबने एक्सेप्ट भी किया, वर्ल्ड में एक्सेप्ट भी हुआ उनका नॉमेनक्लेचर सिस्टम। देयर इज प्रोविजन इन दिस सिस्टम फॉर गिविंग अ यूनिक नेम टू ऑल द कार्बन कंपाउंड्स। अब इस सिस्टम में क्या था कि इस सिस्टम ने एक ऐसा एक ये निकाला कि हर कार्बन कंपाउंड को एक यूनिक नेम मिला इस सिस्टम के थ्रू। देर आर 3 यूनिट्स ऑफ IUPAC सिस्टम। अब क्यों, कैसे मिला, उसका पूरा हम पढ़ेंगे कि हाँ कैसे एक हर कार्बन कंपाउंड का अलग अलग नाम मिला। तो फर्स्ट था प्रीफिक्स, देन सेकंड था पेरेंट, देन थर्ड था सफिक्स। अब प्रीफिक्स जो होता है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, पेरेंट जो होता है वो कार्बन में कितना चेन है वो होता है। तो
अगर हम नेम कर रहे किसी कंपाउंड को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज इथाइलिन, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम अगर इसका नेमिंग करने जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि भाई इसकी फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसकी फंक्शनल ग्रुप होगी ENE। तो ठीक है, ENE मिल गया हमें। अब इसकी फंक्शनल ग्रुप है ENE, तो इसका जो प्रीफिक्स था वो ENE है हमारे पास। अब इसकी पेरेंट देखेंगे हम, तो इसकी पेरेंट मतलब क्या, इसके 2 कार्बन है, तो क्या होगा, इथेन। मतलब ईथ होगा, 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन होगा तो मीथ होगा, और 2 कार्बन है तो ईथ, ETH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, और ईथ हमारा आ गया एक पेरेंट, और प्रीफिक्स आ गया हमारे पास ENE। तो इसका नाम होगा हमारा ETH ENE। इथीन हमारा, इसका जो आयुपैक नेम होगा वो होगा इथीन। अब हम नेक्स्ट का अगर देखें, तो नेक्स्ट में भी वैसे ही है, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स है। तो क्या होगा, हमारा प्रीफिक्स जो होगा वो होगा YNE, YNE। और कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो वहां पर ईथ होगा। तो इसका जो आयुपैक नेम होगा वो होगा इथाइन। हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा OOH। अब COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये नेम होता है उसको क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसका जब फंक्शनल ग्रुप आईयूपैक नेम के हिसाब से देखेंगे तो इसका रहेगा ओइक एसिड। अब इसमें भी 2 कार्बन एटम है, तो ईथ, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो फिर इथोइक, एक मिनट, इथेनोइक एसिड, इथेन ओइक एसिड, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है, एक ही कार्बन एटम है और OH फंक्शनल ग्रुप है हमारा। तो अब यहां क्या होगा, मीथेनॉल, मीथ, मीथेन, और OL। जो OH का ग्रुप होता है ना वो होता है OL, तो मीथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद इसमें अब वापस हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, मतलब ऑल रहेगा हमारा प्रीफिक्स, और जो पेरेंट होगा वो 2 कार्बन है, तो इथेनॉल। ओके। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी CHO, तो इसका जो ग्रुप है वो क्या होगा, ये एल्डिहाइड है, तो Al होगा इसका प्रीफिक्स, और 2 कार्बन एटम है तो इथेनल, इथेनल हो गया इसका। नेक्स्ट ये कीटोन ग्रुप है, तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा ONE, और 3 कार्बन है इसमें, तो प्रोपेनॉन। यहां तक समझा। देन नेक्स्ट है, ये भी वापस कीटोन ग्रुप है, और इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो हमारा नॉमेनक्लेचर होगा कि हाँ नॉमेनक्लेचर हम करते कैसे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो होता है कंबशन। अब कंबशन मतलब क्या होता है, जब कार्बन उसके वेरियस एलोट्रोप्स के वक्त फॉर्म होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब वो एक कंबशन करके प्रॉपर्टी को जाता है। अब ये कंबशन प्रॉपर्टी है क्या, और क्या करता है इस प्रॉपर्टी को, जब ये करता है तब वो हीट एंड लाइट एमिट करता है और CO2 फॉर्म करता है। मतलब then hydrocarbons are well, as most of carbon compounds undergoes combustion is presence of oxygen। अब जो हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, वो तो कार्बन मतलब जो उन्होंने कहा कि अब मोस्ट ऑफ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट जो हाइड्रोकार्बन्स है ना वो सारे कंबशन जाते ही हैं।
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हीट और लाइट एमिट कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं एंड वाटर भी फॉर्म कर रहे हैं एज देयर बाय प्रोडक्ट। तो अब कंबशन के रिएक्शंस देन वो बता रहा है ताकि और अच्छे से क्लियरली हमें समझ आ सके। तो अब एक कार्बन कंपाउंड हमने फॉर एग्जांपल लिया मीथेन। अब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने कंबशन के लिए ये किया, देन हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, H2O वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, और हीट और लाइट हमारा एमिट हुआ। बस ये जो रिएक्शन है ना, इसी को कहते हैं कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होता है। तो वही ये बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑल द केमिकल बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक एंड CO2 एंड H2 आर फॉर्म। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब कंबशन के वक्त इसमें क्या होता है कि CO2 जो भी कार्बन कंपाउंड्स के बॉन्ड है ना, वो सब ब्रेक होके और सिर्फ CO2 और H2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है बाहर। इन अदर वर्ड्स द कार्बन कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग कंबशन। अब उन्होंने कहा कि मतलब इसमें इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या होता है, कार्बन कंपाउंड पूरा खत्म हो जाता है, फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है। केमिकल कंपाउंड्स और कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें इन्होंने कहा कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, वो भी एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज किए जा सकते हैं। substance that can give oxygen to other substance are called oxidants और oxidizing agents। अब oxidizing agents किन्हें कहते हैं? जो कि ऑक्सीजन दे सकते हैं दूसरे सब्सटेंस को। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अब इन्होंने दो एग्जांपल दिया कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उन्हें कहते हैं। An oxidizing agent affects on certain functional group in present of compounds. Then addition reaction। एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि हम एक एलिमेंट या फिर सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं इन अ रिएक्शन। अब यहाँ का बोला डिसअपियरिंग और डिमिनिशिंग कलर ऑफ ब्रोमीन आयोडीन इंडिकेट्स दैट ब्रोमीन और आयोडीन इज यूज्ड अप। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो ब्रोमीन या फिर आयोडीन मतलब हैलोजन ग्रुप इन्होंने लिया था, तो उस हैलोजन ग्रुप का जो कलर था वो डिसअपियर हो गया। तो वही वो कह रहा है कि जो हमने देखा कि ब्रोमीन और आयोडीन का कलर डिसअपियर हो गया, मतलब जो हमारा ब्रोमीन और आयोडीन था वो टोटली यूज्ड अप हो गया। इट मीन्स इट अंडरगोस अ रिएक्शन विद द कंसर्न सब्सटेंस। इससे ये समझ में आया कि जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो ना एक रिएक्शन उन्होंने किया जो भी कंसर्न सब्सटेंस था उनके पास। तो इसी रिएक्शन को उन्होंने कहा एडिशन रिएक्शन। When a carbon compound combines with another carbon compound to form a product that contains the atoms in both the reactants। अब एक कार्बन कंपाउंड अगर दूसरा कार्बन कंपाउंड फॉर्म करने के लिए ये कर रहा है तो इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड एज देयर फंक्शनल ग्रुप। अब इन्होंने कहा कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं जैसा उनके फंक्शनल ग्रुप में होता है वैसे ही। दे अंडरगो एडिशनल रिएक्शन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। ये एडिशन रिएक्शन जाते ताकि सैचुरेटेड कंपाउंड बना सके। The addition reaction of an unsaturated compound with iodine and bromine takes place instantaneously at room temperature। अब इन्होंने कहा कि अगर unsaturated compound है तो जब वो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट करेगा वो। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट हटके और दूसरा एलिमेंट सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो एज अ सिंगल बॉन्ड CH एंड CC आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इन्होंने कहा कि सिंगल बॉन्ड्स अगर हम CH लें या फिर CC, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लें या फिर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लें, दोनों काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे रिमेन इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। अब इन्होंने कहा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, वो रिएक्टिव नहीं होते, इसके लिए वो इनर्ट रह जाते हैं काफी रिएजेंट्स के साथ में। However, saturated hydrocarbons in presence of sunlight react rapidly with chlorine। और अब इन्होंने बताया कि हाँ, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, वो सनलाइट के प्रेजेंस में
काफी जल्दी जल्दी वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम्स रिप्लेस वन बाय वन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो क्लोरीन एटम होता है ना वो रिप्लेस करता जाता है एक बाय एक ऑल दी हाइड्रोजन एटम्स इन दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है ना, क्लोरीन उनको एक बाय एक रिप्लेस करता जाता है। Reaction in which the place of one type of atom or group in a reactant is taken another group is called substitution reaction। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट हटके और दूसरा एलिमेंट उसके जगह पे रिप्लेस हो जाता है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन, अब इन्होंने एक रिएक्शन के साथ एग्जांपल दिया है कि मीथेन प्लस Cl2 अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म होता है, क्लोरीन यहां पे रिप्लेस हो जाता है मीथेन के साथ, CH3Cl बन जाता है एंड HCl फॉर्म हो जाता है। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल से क्या समझ आता है, पहले मैक्रो वर्ड से क्या समझ में आता है? मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो यहाँ मैक्रो है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एटम इन वेरी लार्ज फॉर दी मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ बोला कि जो एटम के नंबर्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं उनके कंपैरिजन विथ मॉलिक्यूलर मास से। जाइंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स। मतलब जो एकदम सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना वो हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ एटम से फॉर्म होता है, उसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दे आर फॉर्म द टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर्स। अब वो कहाँ से आते हैं, पॉलीमर्स के एक टाइप से ही वो जनरेट ये होते हैं, इमर्ज होते हैं, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स दिया उन्होंने नेचुरल मॉलिक्यूल्स का, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर दी सपोर्टिंग पिलर्स। पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो है वो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। वी गेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम पॉलीसैकेराइड्स। हमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह सब पॉलीसैकेराइड से ही मिलता है। पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्टार्च या फिर सेल्यूलोज। अब प्रोटीन्स वो भी एक लार्ज बॉडी है of animals and also responsible for their movement and various physiologic process। अब प्रोटीन्स का जैसे तो वैसे भी काफी सारी चीजें होती है हमारी डे टू डे लाइफ में, सब अगर कुछ होता है हमें तो कहते हैं प्रोटीन की, विटामिन की कमी होगी इसमें। न्यूक्लिक एसिड्स कंट्रोल द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वो एक हेरिडिटी लेवल पे अपना ये कंट्रोल कर रहा होता है। देन रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर नेचुरल मॉलिक्यूल। अब रबर भी एक टाइप का नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल ही है, वो बता रहे एग्जाम्पल। देन आता है हमारा मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल। अभी बता रहे कि जो मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल होता है ना वो फर्स्ट टाइम लैबोरेटरी में इन्वेंट हुआ था एंड देन एज एन अल्टरनेटिव फॉर रबर और सिल्क। टुडे मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल आर यूज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अब इन्होंने कहा कि जो मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल है ना आजकल तो हर जगह ही मिलेगा तुम्हें। मैनमेड फाइबर्स विच हैव स्ट्रेंथ अलोंग द लेंथ सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स। अब ऐसे बहुत सारे मैनमेड फाइबर्स है जिनके पास ऐसा स्ट्रेंथ है कि हाँ वो नेचुरल फाइबर्स तक को ये कर सके, लाइक कॉटन, वुल एंड सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर्स है, इन्हें भी जो मैनमेड फाइबर्स है वो ये कर सकते हैं। Then elastomers which have the elastic property of rubber, plastic from which innumerable types of। अब उन्होंने कहा कि इलास्टोमर्स को भी ये कर सकते हैं, लाइक रबर, प्लास्टिक, जिनके पास काफी ऐसी प्रॉपर्टीज है कि हाँ भाई वो आर्टिकल्स में फॉर्म हो सके, शीट में फॉर्म हो सके, पाइप्स में फॉर्म हो सके और काफी सारे कोटिंग्स बना सके उनको। Then structure of natural and man-made is formed by joining several small units in a regular manner। अब इन्होंने कहा कि जो man-made और नेचुरल मॉलिक्यूल्स है ना उनको फॉर्म किया जा सकता है बाय जॉइनिंग सेवरल स्मॉल यूनिट्स इन रेगुलर मैनर। एज अ रिजल्ट द माइक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमरिक इन नेचर। अब उन्होंने कहा कि जो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना वो पॉलीमरिक है नेचर में।
अब पॉलीमर्स क्या होता है? जो पॉलीमर क्या होता है ना, मैक्रोमोलिक्यूल को अगर हम रिपीटेडली एडिशन करते जाए, मतलब उसके स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी को लेके ऐड करते जाए, तो फिर वो पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। वही ये बता रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। देन द स्मॉल यूनिट दैट रिपीट्स रेगुलरली टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। अब पॉलीमर फॉर्म कैसे होता है? मैक्रोमोलिक्यूल एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोल सकते हम, तो इसलिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीमर होता है, और पॉलीमर इज बहुत ज्यादा यूनिट ऑफ मोनोमर। रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब एक रिएक्शन जिससे मोनोमर को हम पॉलीमर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन।